डिजास्टर मैनेजमेंट का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आपका भूकंप आपदा के समय, यानी जो भूकंप आपदा है ना, आपदा है ना, तो इस भूकंप जैसी आपदा के समय करने एवं नहीं करने की व्याख्या करें। इसका मतलब क्या है, जैसे भूकंप आपदा आ जाती है, उस सिचुएशन में आप फंस जाते हो, तो आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसके बारे में आपको पॉइंट वाइज डिफाइन करना है। देखिए, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये जो सब्जेक्ट है ना, डिजास्टर मैनेजमेंट, बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट है। जैसे मैंने आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट में बताया था कि वो भी सिंपल है, आप आराम से एग्जाम में लिख कर आओगे, उसी तरीके से ये भी सिंपल है, आराम से लिख कर आओगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है जो अचानक आती है और इसके कारण बड़ी हानि हो सकती है। ऐसे समय में सही कदम उठाना और गलतियों से बचना बहुत जरूरी है। आइए इसे निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा समझते हैं। भूकंप क्या है? एक प्राकृतिक आपदा है। प्राकृतिक आपदा कहने का मतलब है इसका कोई टाइम फिक्स नहीं है, अचानक आएगा और आएगा अचानक, तो फिर पता नहीं क्या क्या मुसीबतें लेकर आएगी। इसीलिए पहले से ही हमें जानना चाहिए कि इसके आने के टाइम क्या करना है, क्या नहीं करना है। एक एक पॉइंट पर डिफाइन करते हैं। बहुत सिंपल है भाई, पूरा साधारण है। पॉइंट जो है ना, पूरा साधारण है। और याद रखिएगा, मैं आपको हर एक वीडियो में बोलता हूँ कि मेरे पॉइंट्स को ही आपको लिखना है, लेकिन इस वीडियो में आपको बोलूंगा अपने से पॉइंट्स बना सकते हो। अगर आप समझ जाओगे कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए, पहला पॉइंट क्या आपका, सुरक्षित जगह पर जाए। सबसे पहले अगर भूकंप की आपको संभावना पता चल जाती है, खबर पता चल जाती है कहीं से भी, आपको क्या करना है, एक सुरक्षित जगह पर चले जाना है। भूकंप के समय तुरंत एक सुरक्षित स्थान की तलाश करें। अगर आप घर के अंदर है तो मजबूत मेज, फर्नीचर या किसी ठोस बने हुए चीज से वहां पर उसके नीचे छिप जाए। यानी जो भी, जैसे कि आपका अगर मजबूत बना हुआ जो बेड है, आप उसके नीचे चले जाइए, या फिर जो भी फर्नीचर है, टेबल है, उसके नीचे आप जा सकते हो। मजबूत बनी हुई चीज, ऐसा नहीं कि अगर छत का मलबा गिरे तो वो भी चापट हो जाए, ऐसा नहीं। मजबूत चीजों के नीचे आपको पकड़कर कसकर रखना है। अगर मेज उपलब्ध नहीं है तो दीवार के पास जमीन पर बैठे, यानी ये आपका दीवार है, ठीक है, तो इस दीवार के पास यहाँ पर आपको जमीन पर बैठ के रहना है, लेट कर भी नहीं रहना है। और आप अपने माथे में हाथ को रख लेना है, या फिर किसी भी चीज से, तकिया वगैरह चीज से आप अपने माथे में उसको रख लीजिएगा। इससे क्या होगा, किसी तरीके से आपके माथे में कुछ गिरेगा तो माथा आपका बचा रहना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर देखिए, अपने सिर और गर्दन को हाथों से ढके, खिड़कियों, कांच और भारी वस्तुओं से दूर रहे। अगर आप बाहर हैं तो खुले मैदान में जाएं, सबसे अच्छा यही चीज है। इमारतों, पेड़ों, बिजली के खंभों और पुलों से दूर रहे। जहां पर गाड़ी जाती है, नीचे नदी वगैरह कुछ रहता है, तो उस जगह से आपको दूर रहना है। खुले स्थान में जमीन पर बैठ जाएं और भूकंप रुकने तक वहीं रहे। जब तक भूकंप नहीं रुकेगा तब तक आपको उसी मैदान में ही रहना है। सुरक्षित जगह पर जाने से चोटों का खतरा, आपके ऊपर जो भी मुसीबतें हैं वो कम हो जाएगी। तो बिल्कुल आसान भाषा में है, समझाने की कोई भी जरूरत नहीं, आपको अच्छे से वीडियो को सुनना है। दूसरा पॉइंट आपको क्या करना है, शांत रहना है। शांत रहना, अभी ये बोलिएगा कि इतना सिंपल पॉइंट्स आपके बता रहे, देखिए यही चीज आपको जानना है। दुर्घटना से बचना है तो आपको सिंपल वे में समझाना मेरा कर्तव्य बनता है। क्योंकि अगर बाई चांस किसी दुर्घटना में अगर आप फंस जाते हो सकता है आप यहाँ से किसी दूसरे राज्य में जाते हो, वहां पर भूकंप की संभावना आती है, तो उस सिचुएशन में आप कैसे निपटोगे ये तो जानना जरूरी है। तो आपको शांत रहना है। शांत रहने का क्या मतलब है, देखिए, भूकंप के दौरान घबराना खतरनाक हो सकता है। घबराहट में लोग गलत फैसले ले सकते हैं, जैसे इमारत से बाहर भागना। हो सकता है कि आप बिल्डिंग से कूद जाओगे, जो खतरनाक हो सकता है। शांत रहे और गहरी सांस ले। अगर आप दूसरों के साथ हैं तो उन्हें भी शांत रहने को कहे, यानी उनको भी आश्वासन देना है, उनको डराना नहीं है। अब क्या करेंगे यार, मर जाएंगे हम लोग, नहीं बचेंगे। तो ये सिचुएशन कहीं ना कहीं बहुत ही दुविधा भरी हो जाती है डरने से। अपनी स्थिति का आकलन करे और धीरे धीरे सुरक्षित स्थान पर जाए और अपनी स्थिति को देखे कि क्या यहाँ से हम लोग इस इमारत से, इस घर से निकल पाएंगे या फिर नहीं निकल पाएंगे। उस सिचुएशन के हिसाब से आपको सुरक्षित स्थान पर जाना है। घबराहट में दौड़ने या चिल्लाने से चोट लगने का खतरा बढ़ सकता है। शांत दिमाग से आप सही कदम उठा पाएंगे। याद रखें, घबराहट से बचकर आप न केवल खुद को बल्कि दूसरों को भी सुरक्षित रख सकते हैं। यानी घबराहट आपके अंदर में नहीं रहेगी, खुद भी सुरक्षित रहेंगे इन सिचुएशन में और दूसरों को भी सुरक्षित रखेंगे। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या आपका, यहाँ पर ये रेड में है लेकिन ये ब्लू में होना चाहिए कलर, खैर छोड़िए, उससे मतलब नहीं। ये तीसरा पॉइंट है, गर्दन और सिर दोनों को बचाना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही है। जैसे कि आप भयावह भूकंप के पास आप हो और आप सुरक्षित जगह पर नहीं पहुंच पाते हो, सबसे पहले उस सिचुएशन में आपको पैर टूटने से नहीं आपको बचना है, या फिर हाथ टूटने से, लेकिन गर्दन और सिर को जरूर बचाना है। ये आपको जरूरी है ताकि आपकी जान बची रहे।
जो रेस्क्यू टीम है फिर आपको हॉस्पिटल पहुंचा सकेगी। तो भूकंप के समय सिर और गर्दन को बचाना सबसे महत्वपूर्ण है। गिरने वाली वस्तुएं जैसे कि छत, फर्नीचर या फिर मलबा गंभीर चोट पहुंचा सकती है। अपने हाथों से सिर और गर्दन को ढके। अगर संभव हो तो बैग, तकिया या कोई मजबूत वस्तु का उपयोग करें अपने गर्दन और माथे को ढकने के लिए। दीवार के पास बैठे ताकि आपकी पीठ सुरक्षित रहे। सिर और गर्दन को सुरक्षित रखने से चोटों की संभावना कम हो जाती है। यह छोटी सी सावधानी आपकी जान बचा सकती है, इसलिए हमेशा अपने सिर और गर्दन की सुरक्षा का ध्यान रखें, चाहे आप घर के अंदर हो या फिर खुले मैदान में या फिर बाहर में हो। ये चीज आपको करना जरूरी है। नेक्स्ट देखिए 4th नंबर, लिफ्ट का उपयोग ना करें। अब बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे कि झारखंड में लिफ्ट का उपयोग कहाँ से सर, उतना हम लोग थोड़ी ना अमीर व्यक्ति है। तो क्या झारखंड में उतना भूकंप आता है? नहीं आता है, उतना तेज भी नहीं आता है। तो यहाँ पर डरने की बात नहीं है, लेकिन जिस जगह भूकंप तेज आती है वहाँ तीव्र होती है, तो उस जगह पर अगर बाई चांस आप रहोगे तो वहाँ पर वहाँ की सिचुएशन के हिसाब से मैं सारा कुछ करवा रहा हूँ। लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। भूकंप के समय लिफ्ट का उपयोग खतरनाक हो सकता है। भूकंप के झटकों से लिफ्ट फंस सकती है या बिजली भी कट सकती है, और जब बिजली कट जाएगी तो फिर आप फंस जाओगे, और फंस जाओगे तो फिर हो सकता है कि वहां पर सांस घुटने से आपकी मृत्यु भी हो सकती है। ऐसा सिचुएशन भी हो सकता है जिससे आप लिफ्ट में फंस सकते हो। इसके बजाय सीढ़ियों का उपयोग करें। अगर आप ऊपरी मंजिल पर है और बाहर जाना संभव नहीं है तो वहीं रुके और सिर व गर्दन को सुरक्षित रखें। लिफ्ट का उपयोग करने से बचना आपको अनावश्यक जोखिम से आपको बचा सकता है। यानी लिफ्ट का उपयोग अगर आप नहीं करोगे, और ऐसा अगर संभव नहीं है कि आप नीचे नहीं आ सकते हो ऊंचे माले से, बिल्डिंग से, तो आप वहीं पर सुरक्षित रहिए, या फिर सीढ़ियों से आने का प्रयास करें, तो उससे कहीं ना कहीं आपको ज्यादा नुकसान नहीं होगा। भूकंप के दौरान लिफ्ट का उपयोग करना एक सामान्य गलती है, लेकिन यह गंभीर परिणाम दे सकती है। इसलिए हमेशा लिफ्ट के बजाय सीढ़ियों को प्राथमिकता देनी चाहिए। आगे देखिए नेक्स्ट आपका रेडियो और मोबाइल पर ध्यान दें। क्यों? क्योंकि जो रेस्क्यू टीम है ना, वो मोबाइल में या फिर रेडियो में हमेशा वो चीज बताते हैं कि हम इस जगह पर हैं, कोई भी अगर फंसे हो तो आप हमें इन्फॉर्म करें या फिर हमें सूचना दें। तो इस तरीके से ये चीज पर भी आपको ध्यान रहना जरूरी है ताकि आपको वहां से रेस्क्यू टीम निकाल सके। भूकंप के दौरान और बाद में सही जानकारी प्राप्त करना बेहद जरूरी है। यानी भूकंप के दौरान और भूकंप से पहले भी याद रखिएगा, रेडियो से आप कनेक्टेड हो, मोबाइल से अगर आप कनेक्टेड हो, सोशल मीडिया से कनेक्टेड हो, तो तुरंत आपको जानकारी मिलेगी कि भूकंप आने वाली है या फिर भूकंप जो है वो इस जगह पर आ गई है। हो सकता है आपके एरिया में भी कुछ झटके महसूस होंगे। या फिर इसके दौरान भी अगर आप रेडियो से या फिर मोबाइल से कनेक्टेड रहोगे तो इससे क्या होगा कि आपको रेस्क्यू टीम के बारे में जानकारी मिलेगी। रेडियो, मोबाइल या फिर टीवी के जरिए सरकारी निर्देश सुने, यह जाने की स्थिति कैसी है और क्या करना सुरक्षित रहेगा। अफवाहों पर ध्यान ना दें क्योंकि वे भ्रम पैदा कर सकती है। सरकारी चैनल या भरोसेमंद समाचार स्रोतों से ही अपडेट ली। मोबाइल बैटरी बचाने के लिए गैर जरूरी ऐप्स बंद कर रखे। अगर इंटरनेट या मोबाइल सेवा बंद हो जाए तो रेडियो का उपयोग करें। सही जानकारी के लिए आप खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। जानकारी की कमी से बचने के लिए सतर्क रहे। यानी अगर आप रेडियो ऑन करके रखोगे, मोबाइल का अगर उपयोग करोगे, तो उससे क्या होगा कि आप भूकंप से निपटने के लिए जो सरकार की तरफ से जो भी निर्देश दिए जाते हैं, जो भी सहायता दी जाती है, उनके बारे में पता चलेगा और इससे आपको कहीं ना कहीं नुकसान कम होगी। 6वें नंबर, भाग दौड़ ना करे। भाग दौड़ ना करे कहने का मतलब है भूकंप के दौरान भाग दौड़ करना खतरनाक हो सकता है। लोग अक्सर डर के कारण इमारतों से बाहर भागने की कोशिश करते हैं, जिससे चोट लगने या गिरने का खतरा बढ़ जाता है। यदि आप घर के अंदर है तो वहीं रहें और सिर और गर्दन को सुरक्षित करें। अगर बाहर है तो शांत रहे और खुले स्थान की ओर बढ़े। भागने की कोशिश में आप खुद को और दूसरे को खतरे में डाल सकते हैं। अपने कदमों को नियंत्रित रखें और धीरे धीरे सुरक्षित स्थान पर जाएं। भाग दौड़ से बचना भूकंप के दौरान आपकी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है। सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है लोग दौड़ते हैं। दौड़ना सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि अगर आप दौड़ोगे तो सही से दौड़ भी नहीं पाओगे जब भूकंप के झटके उत्पन्न होते हैं। आगे देखिए 7 नंबर पॉइंट, खिड़की और शीशों से दूर रहना चाहिए। हालांकि मैंने बोला कि दीवार के पास बैठ जाना है, अब यहाँ पर खिड़की है, शीशे की खिड़की है, तो आप इस जगह पर मत बैठ जाइएगा। ऐसे दीवार के पास आपको बैठना है जहाँ पर शीशे की खिड़की या फिर नॉर्मल भी खिड़की ना रहे। भूकंप के दौरान खिड़की और शीशों से दूर रहना जरूरी है। भूकंप के झटकों से कांच टूट सकता है, जिससे गंभीर चोट लग सकती है। खिड़कियों के पास खड़े होना या बाहर झांकना खतरनाक हो सकता है। दीवार के पास बैठे या ऐसी जगह जाए जहां कांच ना हो। घर के अंदर रहे लेकिन खिड़की, दरवाजे और शीशे वाले फर्नीचर से दूरी बनाए रखे। कांच के टुकड़ों से बचने के लिए पैरों में जूते पहने। खिड़कियों से दूर रहकर आप चोट लगने से बच सकते हैं।
यह एक आसान लेकिन महत्वपूर्ण सावधानी है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट आपका, भारी वस्तुओं के पास ना खड़े हो। यानी भूकंप के समय भारी वस्तुएं जैसे कि अलमारी हो गया, झूमर हो गया, पंखे हो गए, या फिर जो भी बड़े बड़े उपकरण मशीन वगैरह होते हैं वो गिर सकते हैं भूकंप के दौरान। इसके सामने आपको खड़ा नहीं होना है, इसके पास खड़े होना जानलेवा हो सकता है। सुनिश्चित करें कि आप ऐसी जगह खड़े हो जहां भारी वस्तुएं ना हो। फर्नीचर, दीवार पर लगे चित्र या अन्य भारी चीजों से दूरी बनाए रखें। इसके अलावा अगर आप बाहर में हो तो पेड़ों के पास ना रहे, या फिर वाहन हो गए, या फिर खंबे हो गए, या इसके अलावा जो भी भारी भारी सामान है जिससे आपको नुकसान हो सकता है उसके सामने ना रहे। ठीक है, बाहर अगर रहते हो तो आपको खुले मैदान में ही जाना बेहद जरूरी है। अगर आप ऐसी जगह है जहां तुरंत हटे और किसी सुरक्षित कोने में चले जाए, अगर आप ऐसी जगह है जहां पर तुरंत हटकर आप किसी कोने में जा सकते हो तो, या फिर सुरक्षित जगह पर जा सकते हो तो चले जाए। उन भारी चीजों के सामने ना रहे। अपने चारों ओर ध्यान से देखिए और खतरे वाली वस्तुओं से बचे। यह छोटी सी सावधानी आपके लिए बड़े हादसे को टाल सकती है। आगे देखिए 9 नंबर, बिजली के उपकरण ना छुए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यानी जो भी बिजली के उपकरण है, तार हो गए या फिर जो भी उपकरण है, टीवी, फ्रिज वगैरह, वो सारी चीजें आपको छूना नहीं है। भूकंप के दौरान बिजली के उपकरणों और तारों से दूर रहना जरूरी है। भूकंप के झटकों से तार टूट सकते हैं या उपकरण गिर सकते हैं, जिससे करंट लगने का खतरा होता है। बिजली के स्विच, तार या फिर उपकरणों को छूने से बचे। अगर बिजली लीक होने का संदेश हो तो तुरंत मुख्य स्विच बंद कर दे। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, बिजली का जो तार है वो कट कर जमीन में आ गया है या चारों तरफ फैल गया है, या फिर फर्श पर पानी फैला हुआ है और बिजली के तार भी नीचे गिरने की संभावना या कट गई है, तो उस सिचुएशन में जो मेन स्विच होता है उसको ऑफ कर देना चाहिए। भूकंप के बाद भी बिजली उपकरणों का उपयोग करने से पहले उनकी जांच करें। अगर भूकंप खत्म भी हो गया तो उस सिचुएशन में भी आपको कुछ भी बिजली के उपकरण, तार वगैरह नहीं छूना है, जब तक पूरे तरीके से आपको सूचना नहीं मिल जाती कि हाँ जगह सुरक्षित हो गई है, तब तक आपको इन सभी चीजों को छूना नहीं है। बिजली से जुड़े जोखिम से बचकर आप अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। हमेशा सतर्क रहे और अनावश्यक उपकरणों का उपयोग ना करें। 10th नंबर देखिए, गाड़ी ना चलाए। गाड़ी ना चलाए इसका मतलब है कि भूकंप के दौरान गाड़ी चलाना खतरनाक हो सकता है। जैसे आपके मन में ये चीज आएगा कि गाड़ी से हम इस सुरक्षित जगह में चल जाते हैं, इस भूकंप वाले जगह से स्पीड भागकर, लेकिन ये गलत फहमी में रहोगे, नहीं जा पाओगे। ठीक है, गाड़ी भी नहीं चला पाओगे। सड़क पर झटकों के कारण गाड़ी अनियंत्रित हो सकती है। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और भूकंप महसूस होता है तो तुरंत गाड़ी को सड़क के किनारे रोके, पुल, ऊंचे स्थानों, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहे। गाड़ी के अंदर रहे और सिर को ढक कर सुरक्षित रहे। भूकंप के झटके खत्म होने तक गाड़ी को ना चलाए। यातायात और सड़क की स्थिति का आकलन करने के बाद ही आगे बढ़े। यह सावधानी आपको और दूसरों को सुरक्षित रखेगी। देखिए बहुत सिंपल वर्ड में है, उतना आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। इन निर्देशों का पालन करके आप भूकंप के दौरान और बाद में भी, यानी भूकंप के टाइम में भी और बाद में भी अपनी और दूसरों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनामी के कारण एवं प्रभाव की विवेचना करें। सुनामी आपको पता है ना किसे कहते हैं? सुनामी वाली मूवी देखी होंगे, हॉलीवुड मूवी, जैसे कि समुंदर जो होती है। ठीक है, अब समुंदर में अचानक क्या होता है किसी कारणवश, जैसे कि समुंदर के नीचे भी तो जमीन होती है, जैसे कि समुंदर है और मान के चलिए ये आपका धरती है, तो धरती में ये आपका ऊपर वाला जो परत है वो आपका धरती है, लेकिन समुंदर में ये सीधा यहाँ से ये वाला परत है। तो होता क्या है कि धरती के नीचे कहीं ना कहीं पिघली हुई मैग्मा रहती है। अब ये मैग्मा क्या करता है, रास्ता ढूंढती है कि कहाँ से मैं निकलूं। तो यह क्या करती है, समुंदर के किनारे ही सीधा चले जाती है, क्योंकि यहाँ की जो धरती है ना, यहाँ का जो धरती का जो तल है वो बहुत ही कमजोर है और यहाँ से वह निकलना चाहती है। जब यहाँ से इतना खतरनाक लावा निकलना चाहेगी तो यह अंदर में ही विस्फोट करती है, पानी के साथ रिएक्शन करती है, और जिस कारण से इतना गर्म लावा इस पानी में पड़ता है, इसके बाद यहाँ पर क्या होता है, एक लहर उठती है इस प्रकार से, और इतना तेज लहर उठती है, आप लोग मूवी वगैरह में देखे होंगे कि सारा कुछ बहकर पूरा शहर पानी में डूब जाता है, समुद्र के किनारे वाला शहर। इतना खतरनाक लहर होता है। तो इन्हीं लहरों को ही क्या कहा जाता है, सुनामी। समझ में आ गया? अब यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं। सुनामी एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ है बंदरगाह की लहर। यानी सुनामी जो है ना वो जापान का शब्द है। ठीक है, ये जो सुनामी है वह जापानी शब्द है, हिंदी मत समझिएगा, याद रखिएगा ये जापानी है। ठीक है, जिसका अर्थ क्या है, बंदरगाह की लहर। बंदरगाह किसे कहते हैं? बंदरगाह जो समुद्री किनारे पर जहाँ पर जहाज ठहरती है,
तो बंदरगाह की लहर यानी समुद्र की ही लहर बोली जाती है। यह प्राकृतिक आपदा समुद्र में अचानक उत्पन्न होने वाली विशाल और विनाशकारी लहरों को ही संदर्भित करती है। यानी ये जो सुनामी है वो किसे कहेंगे, तो जो प्राकृतिक आपदा के कारण समुद्र में अचानक विशाल लहरें उठती है उसी को ही सुनामी कहेंगे। संदर्भित का मतलब होता है इसी लहरों को ही सुनामी कहा जाता है। सुनामी आमतौर पर समुद्र के नीचे भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट या भूस्खलन के कारण उत्पन्न हो सकती है। समुद्र के किनारे, समुद्र में क्या होता है कि अभी मैंने बताया ज्वालामुखी के कारण भी हो सकता है, लहरें उठ सकती है, सुनामी आ सकता है। इसके अलावे भूकंप भी होती है, ठीक है। भूकंप के कारण भी क्या होता है कि यह इस हरकतों के कारण, जो भूकंप के कारण जो एनर्जी होता है जो बाहर रिलीज होता है उसके कारण भी सुनामी उत्पन्न होती है। इसके अलावा भूस्खलन, भूस्खलन कहने का मतलब है बड़े मात्रा में, बड़े पैमाने पर कहीं पर क्या होता है चट्टानें घसक जाती है या फिर बड़ा सा मिट्टी का एरिया घसक जाता है, इस कारण से भी क्या होता है सुनामी आता है। चलिए ये तो हम लोग देख लिए सुनामी के बारे में, अब इसके कारण देख लेते हैं। तो पहला कारण क्या आपका भूकंप। समुद्र के नीचे भूकंप होने से समुद्र की सतह ऊपर नीचे होती है, इससे पानी में बड़ी लहरें उठती है जो तट तक पहुंचकर सुनामी बन जाती है। जैसे कि नॉर्मल इस टाइप से समुद्र होते हैं, भूकंप जब आती है तो इस टाइप से ऐसे ऐसे लहरें उठने लगती है, और जब किनारे जाती है तो यही लहरें इस टाइप से इस तरीके से घूमने लगती है, ठीक है, और भूकंप के कारण सुनामी आ जाती है। इसके बाद देखिए ज्वालामुखी विस्फोट के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन तो कर ही दिया है। समुद्र के अंदर ज्वालामुखी फटने से पानी की बड़ी मात्रा विस्थापित होती है, इससे तेज और ऊंची लहरें उठती है जो सुनामी का रूप ले लेती है। भूस्खलन, समुद्र के अंदर या किनारे पर मिट्टी और चट्टानों के खिसकने से पानी में हलचल होती है। समुद्र के अंदर में या फिर समुद्र के किनारे पर भी मिट्टी या फिर चट्टान खिसक जाते हैं, जिस कारण से पानी में हलचल होती है और इस हलचल से सुनामी की लहर का जन्म होता है, यानी सुनामी उत्पन्न होती है। नेक्स्ट देखिए उल्कापिंड का गिरना। अक्सर आप लोग सोचते होंगे कि हमारी पृथ्वी पर उल्कापिंड नहीं गिरती है, लेकिन भूल है। उल्कापिंड, कई उल्कापिंड गिरी है, लेकिन वैज्ञानिक क्या करते हैं उनको समुद्र में ही गिराते हैं, या फिर मैक्सिमम समुद्री इलाके में ही उल्कापिंड गिरती है, इसीलिए हमें कुछ इफेक्ट नहीं होता है। इसके अलावे कुछ उल्कापिंड क्या होता है कि हवा में ही जलकर राख हो जाते हैं, आते तो है, जैसे कि आप लोग देखे होंगे कभी कभी जलता हुआ तारा बोलते हो, या फिर बोलते हो कि वह गिरता हुआ तारा या फिर टूटता हुआ तारा, तो वो टूटता हुआ तारा नहीं रहता है, आप देखे होंगे जरूर कभी ना कभी, वो उल्कापिंड ही रहता है जो वायुमंडल में आते ही वह आग में बदल जाता है, ठीक है। और आग में जब बदल जाता है तो कभी कभी वो क्या होता है कि वो ऊपर में ही जलकर नष्ट हो जाता है, या फिर उसको वैज्ञानिक क्या करते हैं अपने उपकरण द्वारा क्या करते हैं वो समुद्र में गिराते हैं, इस कारण से भी सुनामी उत्पन्न होती है, ठीक है। यदि कोई बड़ा उल्कापिंड समुद्र में गिरता है तो यह पानी को विस्थापित करता है, जिससे सुनामी जैसी बड़ी लहरें उठ सकती है। चलिए आगे देख लेते हैं सुनामी के प्रभाव। सुनामी के क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं। तो जान माल का नुकसान होता है, यानी सुनामी तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों के घरों और जानवरों को नष्ट कर देती है, या हजारों लोगों की भी जान ले सकती है, बहुत ही खतरनाक होती है। दूसरे नंबर पर क्या प्रभाव है, आवास और बुनियादी ढांचे का विनाश करती है। घर, सड़कें, पुल सुनामी में बह जाते हैं, इनका फिर से निर्माण करने में बहुत समय और पैसा लगता है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट आपका प्राकृतिक संसाधनों की हानि हो जाती है। सुनामी के कारण तटीय पौधे, यानी जो भी समुद्र के किनारे पौधे रहते हैं लगे हुए, ठीक है, पेड़ रहते हैं, समुद्री जीव रहते हैं, इन सभी को नुकसान होता है। मछलियां और अन्य जीव भी मर जाते हैं। इसके बाद देखिए फोर्थ नंबर आर्थिक नुकसान। सुनामी से पर्यटन, मछली पकड़ने और व्यापार जैसे काम रुक जाते हैं, इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी भारी नुकसान होता है। यानी सुनामी से क्या होता है, देखिए आर्थिक नुकसान में तो हम बहुत सारा लिख सकते हैं, यानी समुद्र के किनारे जो लोग रहते हैं उनके घर नष्ट हो जाते हैं, पूरे तरीके से उनका आवास नष्ट हो जाता है, तो ये भी आर्थिक नुकसान है। साथ ही साथ वहाँ पर जो भी मछली पकड़ने के लिए आते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपका कोयला मिलता है झारखंड में ना, तो वहाँ पर मछलियाँ लोग पकड़ कर अपनी जीविका करते हैं, तो इसलिए वहाँ पर क्या होता है फिर लोग कई दिनों तक मछली पकड़ने के लिए नहीं जाते हैं, ये भी आर्थिक नुकसान है। और व्यापार भी होता है समुद्र के किनारे, सामान का आना जाना होता है, तो वो भी कहीं ना कहीं रुक जाती है। इसके अलावे लोग क्या करते हैं समुद्र के किनारे में क्या करते हैं, लोग घूमने के लिए जाते हैं, यानी पर्यटन के तौर पर जाते हैं, तो इस चीज में भी रुकावट होती है, जिस कारण से भारी नुकसान होता है अर्थव्यवस्था में। चलिए इसके अलावा देखिए स्वास्थ्य समस्याएं। स्वास्थ्य समस्या में क्या होता है, क्या प्रभाव, देखिए दूषित पानी और मृत शरीरों से बीमारियां फैलती है। जैसे कि इतना तेज अगर समुद्री पानी या फिर लहरें उठेगी और पूरे शहर में फैल जाएगा तो लोग मरेंगे, अब पता नहीं किसका लाश किधर है, किसी को पता नहीं रहेगा। सारा जो लाश है वो रेस्क्यू टीम सभी लाशों को थोड़ी ना ढूंढ पाती है, तो कुत्ते मर गए, बिल्ली मर गए, जानवर मर गए, मछली मर गए, इंसान मर गए,
तो उनसे क्या होते हैं, बीमारियां उत्पन्न होती है, वो सड़ गल जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा लोग मानसिक तनाव और अवसाद यानी डिप्रेशन जैसी समस्याओं का भी सामना करते हैं। आगे देखिए 6वां नंबर पर पर्यावरणीय प्रभाव। अब पर्यावरणीय प्रभाव कहने का मतलब है तटों का जो जमीनी बनावट है वो पूरे तरीके से बदल जाता है और खारे पानी से खेती की जो जमीन है वो पूरे तरीके से खराब हो जाती है। इससे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचता है। आगे देख लेते हैं अब यहाँ पर नेक्स्ट जो पॉइंट है, निवारण और प्रबंधन कैसे किया जाए। पहले नंबर पर देखिए सुनामी चेतावनी प्रणाली, यानी इसका निवारण के लिए आपको जो भी सुनामी की चेतावनी प्रणाली है उसको जानना जरूरी है। समुद्र में लगे सेंसर और उपकरण समय रहते सुनामी की चेतावनी देते हैं। इससे जान माल का नुकसान कम होता है। एक सायरन भी बजता है, यहाँ कुछ घंटों में यहाँ पर सुनामी आने वाली है। तो उन सभी चीजों के बारे में आपको जानना जरूरी है। साथ ही साथ इसके अलावे क्या क्या प्रबंधन है इसके बारे में भी आपको जानकारी जरूरी है। दूसरे पॉइंट पर तटीय सुरक्षा, यानी मजबूत तटबंध बनाए जाते हैं और पेड़ लगाए जाते हैं जो सुनामी की लहरों को रोकने में भी मदद करते हैं। यानी सुनामी को रोकने के लिए क्या करते हैं, किनारे वाले जो समुद्र के किनारे वाले जो लोग रहते हैं वो पेड़ पौधे लगाते हैं ज्यादा मात्रा पर, ताकि जो समुद्र के जो लहरें हैं या फिर पानी है वो इनके इलाके में ना प्रवेश करे। ठीक है। इसके अलावा तीसरे नंबर पर देखिए आपदा प्रबंधन योजना। अब ये क्या है, तो सरकार और संस्थाएं प्रभावित लोगों के लिए राहत सामग्री और रहने की जगह का इंतजाम करती है। यानी सरकार के द्वारा यहाँ पर जो सुनामी आती है उसका प्रबंध किया जाता है कि यहाँ पर जो भी समस्याएं हुई है उसको दूर किया जाए। नेक्स्ट देखिए जन जागरूकता, यानी लोगों को सुनामी से बचने के उपाय सिखाए जाते हैं। यानी जनता को जागरूक किया जाता है किस तरीके से आपको इन सिचुएशन से आपको निपटना है। जैसे ऊंचे स्थान पर जाना है जब भी सुनामी आए और समय पर सतर्क रहना है। तो इस तरीके से सुनामी एक प्राकृतिक घटना है और बहुत ही विनाशकारी घटना है, लेकिन अगर हम लोग वैज्ञानिक और तकनीक को उपयोग करेंगे तो इसके माध्यम से इसके प्रभावों को कम कर सकते हैं और अपनी जान को बचा सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका भूस्खलन से क्या तात्पर्य है। भूस्खलन के कारण तथा प्रभावों का वर्णन करें। भूस्खलन, इसके शब्द से ही पता चल रहा है कि आखिर इसका मतलब क्या है। भू का मतलब होता है जमीन और यहाँ पर स्खलन का मतलब होता है खिसकना। जब जमीन खिसकती है तो उसी को ही भूस्खलन बोला जाता है। कभी कभी हमने भी आपको बताया होगा किसी वीडियो में, पहाड़ का एक हिस्सा क्या होता है, खिसक जाता है। तो जरूरी नहीं कि पहाड़ का एक हिस्सा ही खिसक जाए तभी भूस्खलन होता है। कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि पहाड़ के किनारे सड़क बने हुए रहते हैं, अब ये सड़क भी खिसक सकते हैं, सड़क भी टूट जाते हैं, जिस कारण से भी भूस्खलन होता है। समझ में आया ना। या फिर अचानक कोई जमीन जो है ना वो फट जाती है, जमीन में दरार आ जाती है, वो भी एक भूस्खलन ही है। हालांकि हमारे एरिया में, हमारे इलाके में नहीं होता है, लेकिन जहां पर ये जो पहाड़ी वाला जो क्षेत्र है ना उन क्षेत्रों में ये अधिक होता है। तो भूस्खलन का तात्पर्य पृथ्वी की सतह पर मिट्टी, चट्टानों और अन्य मलबे के खिसकने या गिरने से है। यानी इसका तात्पर्य क्या है, इसका अर्थ क्या है, पृथ्वी की सतह पर मिट्टी, चट्टानों और अन्य मलबे के खिसकने से है। यह ढलान वाले क्षेत्रों में अधिक होता है जहां गुरुत्वाकर्षण के कारण जमीन अस्थिर हो जाती है। जैसे कि ये पहाड़ है, ये वाला एरिया अचानक तेज बारिश के कारण खिसक गया। ये नीचे क्यों आता है, ऊपर क्यों नहीं जाता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के कारण वह नीचे खिसक जाता है और इसी को ही भूस्खलन बोला जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। भूस्खलन के कारण हम लोग देखेंगे। प्राकृतिक कारण सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या क्या रीजन है जिस कारण से भूस्खलन होती है। सबसे पहले प्राकृतिक रीजन में भारी वर्षा, लगातार बारिश से मिट्टी कमजोर हो जाती है और खिसकने लगती है, इस कारण से भी भूस्खलन होता है। इसके अलावा भूकंप, जमीन के हिलने से भी ढलान की मिट्टी और चट्टानें खिसक जाती है, इससे भी भूस्खलन होता है। इसके अलावा ज्वालामुखी विस्फोट, यानी विस्फोट से आसपास की जो चट्टानें हैं वह मिट्टी, जो भी आसपास की जो चट्टानें हैं या फिर जो मिट्टी है वो कहीं ना कहीं खिसक जाती है, वह गुड़कने लगता है या फिर टूटने लगता है जो चट्टान है। ठीक है, और इस कारण से भी भूस्खलन होती है। इसके अलावा गुरुत्वाकर्षण, ढलान पर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव मिट्टी को नीचे खींचता है या फिर चट्टानों को भी नीचे खींचता है, जिस कारण से भूस्खलन होता है। ये हमने देख लिया प्राकृतिक कारण। अब मानव जनित कारण। ठीक है, कोई भी लिखिएगा, मानव या जनजाति कारण आराम से हो जाएगा, या मनुष्यों द्वारा भी। तो पहला देखिए निर्माण कार्य, यानी जो मनुष्य वो सड़कों का निर्माण, इमारतों का निर्माण, खदानों के लिए खनन जो करवाते हैं, पहाड़ों की खुदाई करते हैं, कटाई करते हैं, इससे भी भूस्खलन होता है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए वनों की कटाई, यानी पेड़ों की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती है। यानी जहां पर आप देखिएगा पेड़ रहते हैं वो उनके जो जड़ें होते हैं वो आसपास की जो मिट्टी है वो पकड़ कर रखती है, और पेड़ों को जब हम काट देंगे तो वो मर जाएंगे, जड़ें भी मर जाएगी, और इस कारण क्या होगा,
वहाँ की मिट्टी क्या होती है, खिसकना शुरू कर देती है। पेड़ों की कटाई से मिट्टी कमजोर हो जाती है और भूस्खलन जैसा रूप का धारण कर लेता है। नेक्स्ट देखिए जल संसाधनों का उपयोग। पानी का अनियंत्रित बहाव मिट्टी की स्थिरता को प्रभावित करता है। यानी यहाँ पर मैं ये भी लिख सकता हूँ कि हम लोग क्या करते हैं, नदी के पानी को रोक कर बाढ़ बनाते हैं, तो उस सिचुएशन में भी भूस्खलन होता है। क्योंकि क्या होता है, यहाँ पर ये प्रेशर में है पानी, अब ये किनारे में हो सकता है, कोई पहाड़ वाला इलाका हो या कुछ भी हो, तो ये क्या करता है, इसके जड़ों में कहीं ना कहीं प्रेशराइज करता है, प्रेशर डालता है। इस कारण से भी यहाँ पर भूस्खलन होने की संभावना होती है, क्योंकि इससे भूकंप भी होता है, और भूकंप जब होगा तो भूस्खलन ऑटोमेटिक हो जाएगा। समझ में आया। इसके अलावा पानी का अनियंत्रण बहाव भी, तो वही रीजन है। नेक्स्ट देखिए खनन, जो अभी हमने आपको बताया, कोयले की खान के लिए लोग खुदाई करते हैं, उससे भी क्या होता है, पहाड़ भी धंसने की संभावना उसकी ज्यादा बढ़ जाती है। पहाड़ों की अंधाधुंध खुदाई से मिट्टी कमजोर हो जाती है, इससे भी भूस्खलन होता है। अब भूस्खलन जब हो जाता है तो क्या क्या प्रभाव होता है वो देखिए। जान माल का नुकसान होता है, भूस्खलन से मकान, सड़कें और पुल नष्ट हो जाते हैं। कई बार यह जानलेवा साबित होता है, खासकर पहाड़ी इलाकों में। इसके अलावा पर्यावरणीय क्षति भी होती है, यानी मिट्टी और वनस्पति का नुकसान होता है। पहाड़ों का भूगोल बदल जाता है, पहाड़ का जो जमीनी बनावट है वो पूरे तरीके से बदल जाता है। इसके अलावा आर्थिक प्रभाव क्या है, प्रभावित क्षेत्रों में सड़कें और बुनियादी ढांचे नष्ट होने के कारण आर्थिक गतिविधि रुक जाती है, यानी लोग आना जाना बंद कर देंगे। इससे कहीं ना कहीं उसकी अर्थव्यवस्था में इसका प्रभाव पड़ेगा। पुनर्निर्माण पर भी भारी खर्चा होता है, फिर से उस सड़कों को बनाने में भारी खर्च भी होते हैं। नेक्स्ट देखिए जल स्रोतों पर प्रभाव, यानी मिट्टी और मलबे के कारण नदियों और झीलें दूषित भी हो जाते हैं। जैसे कि ये पहाड़ है, यहाँ पर ये मान के चलिए नदी है या फिर कोई झील है, यहाँ पर ये वाला टुकड़ा गिर गया तो पूरे तरीके से ये खराब हो जाता है, पानी दूषित हो जाता है, जल भराव और बाढ़ की भी संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा परिवहन में बाधा, यानी आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सड़कों और रेल मार्गों पर मलबा जमा हो जाता है, जिससे यातायात बाधित हो जाती है। अब यहाँ पर देखेंगे भूस्खलन से बचाव के उपाय, क्या क्या इसके उपाय है। पहाड़ी क्षेत्रों में वनीकरण और ढलानों को स्थिर रखने के लिए पौधे लगाना चाहिए। जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर अगर आप पेड़ की कटाई नहीं करेंगे, ठीक है, वन लगाएंगे, पौधे लगाएंगे, तो उनके जड़ों में क्या होगा, मिट्टी पकड़ी रहेगी, इससे भूस्खलन की संभावना कम रहेगी। ठीक है। निर्माण कार्यों के दौरान सावधानी बरतना और भूगर्भीय अध्ययन करना जरूरी है। लोग बिना अध्ययन के ही क्या करते हैं, सीधा मिट्टी की खुदाई करने लगते हैं। इसको अध्ययन करना चाहिए, किस तरीके से हमें खुदाई करनी है, किस तरीके से खनन करनी है, जिससे नुकसान ना हो, भूस्खलन जैसा संभावना ना उत्पन्न हो। इसके अलावा जल प्रबंधन की उचित व्यवस्था करनी चाहिए, लोगों को जागरूक करना और खतरे वाले क्षेत्रों से चेतावनी प्रणाली लाना चाहिए। यानी जो भी जल प्रबंधन है उसकी उचित व्यवस्था करनी चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए और खतरे वाले क्षेत्रों में चेतावनी वाली प्रणाली जो भी है उसको लानी चाहिए। लोगों को पता चलना चाहिए कि हाँ अब यहाँ पर नुकसान हो सकता है, क्योंकि भूस्खलन है ना वो पता नहीं चलता अचानक। आप सामने भी रहोगे, पहाड़ के सामने ये सड़क है, आप यहाँ पर बाइक लेके जा रहे हो, पता भी नहीं चलेगा कि कब ये गिरेगा, कोई जानकारी नहीं है। भारी बारिश होती है तो ये सारी चेतावनी भी जरूरी है, लोगों को पता भी चले कि हाँ यहाँ पर नहीं जाना है। निष्कर्ष के तौर पर आपको क्या लिखना है, भूस्खलन एक प्राकृतिक आपदा है जो प्राकृतिक और मानव जनित कारणों से होती है। यानी ये जो भूस्खलन है वो प्राकृतिक और मानव दोनों के कारणों से ही होता है। यह न केवल जान माल का नुकसान करती है बल्कि पर्यावरण और अर्थव्यवस्था को भी भारी नुकसान पहुंचाती है। इसके प्रभाव को कम करने के लिए वनों की रोपाई या वनीकरण, जल प्रबंधन और सतर्क निर्माण, ठीक है, ये सारा काम करना चाहिए। भूस्खलन के प्रति जागरूकता और सही समय पर सावधानी बरतने से इसकी विनाशकारी प्रकृति को नियंत्रित किया जा सकता है। बाकी कम से कम वीडियो को लाइक कीजिएगा और नए व्यूअर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।